Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में। और आज हम लोग 35 आउट ऑफ 35 कर रहे हैं। यानी अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप कैसे करें। देखो, ये सेशन जो है वो बहुत फास्ट होने वाला है, तो आपको जो सजेशन है मेरा कि जब आपके सामने कोई पजल का क्वेश्चन आए, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पॉज कर लें और अपना समय लें। एक निर्धारित समय मैं आपको जरूर बताता हूं हर एक क्वेश्चन के लिए। इवन दो आप चाहेंगे तो आप बिना पॉज किए हुए हमारे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ताबड़तोड़ क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जहां पे भी पॉसिबल हो शेयर कर दीजिएगा। एंड सेकंड थिंग इज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लाइक द सेशन, वो जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एंड दिस वाज द क्वेश्चन जो कि मैं सैटरडे को मैंने दिया था और मैंने कहा था इसका डिस्कशन करेंगे आज की डेट में। तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसका डिस्कशन आपके सामने होगा। जैसे ये देयर आर 8 पर्सन JKLMNO सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ व्हाइल सम ऑफ देम आर, एक मिनट, हाँ, कुछ लोग साउथ फेसिंग हैं और कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग हैं। तो इस क्वेश्चन को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग अभी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, आप हमारे साथ ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने नहीं ट्राई किया है। और जिन लोगों ने ट्राई कर लिया वो लोग सीधे बस केवल थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपने बना लिया पहले से। तो नहीं बना है तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहे हैं। देयर 8 फ्रेंड्स JKLMNO PQ सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग में, कुछ लोग साउथ फेसिंग में है। हम ये लाइन बना लेंगे। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ व्हाइल सम फेसिंग नॉर्थ। इमीडिएट नेबर्स ऑफ K फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर पीपल, है ना। फिर कह रहा है पीपल सिटिंग एक्सट्रीम एंड फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो K के पड़ोसी है ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी एक नॉर्थ एक साउथ में आएगा। जो एक्सट्रीम एंड पे है वो नॉर्थ साउथ में है। M faces साउथ डायरेक्शन। ठीक है, Q does not sit near to L. L sit 4 to the left of N. ये लाइन आपके सामने बिल्कुल अच्छी है जो यूज हो सकती है। N sit one of the extreme end of the line. यहां से प्रयोग ला सकते हैं। तो हम दो अलग अलग केसेस लेके चलेंगे। एक बार N को इस जगह पे लेके चलते हैं, इस एंड पर, क्योंकि N को एक छोर पर हमें बनाना ही बनाना है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं आपके सामने यहां पे रख देता हूं। इस पॉसिबिलिटी में N को दूसरे साइड में मैं प्लेस करने वाला हूं, यानी N को ऐसी कंडीशन में मैं यहां पे प्लेस करूंगा। ठीक है, और अब देखते हैं, जैसा कह रहे L sit 4 to the left of N. N के लेफ्ट में 4th पोजीशन पे 1 2 3 4, यानी यहां पर कौन है, L बैठेगा। N के लेफ्ट में 4th बनाएंगे तो इस स्थिति में N किधर होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी L को हमें कहां प्लेस करना होगा, इस जगह पर प्लेस करना होगा। करेक्ट है। अब एक और चीज देखो, चूंकि N का एंड पता है कि छोर पर है, तो हम 8 लोगों को बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और 8। इधर भी 5 आपके बन चुके हैं, 6 7 और 8 बना लेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें कहा गया था कि ऑपोजिट, जो पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी यदि इस N इस साउथ में फेस कर रहा है तो यहां के केस में 8वां व्यक्ति नॉर्थ फेसिंग होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले में नॉर्थ फेस कर रहा है तो यहां वाला व्यक्ति किधर फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, ऐसा इनने बता दिया। ठीक है, तो पीपल सिटिंग एक्सट्रीम एंड फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। M फेसेस साउथ डायरेक्शन। M का पहले से ही बता के रखा हुआ है कि M जो है वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। Q डज नॉट सिट नियर टू L. L के पड़ोस में Q नहीं बैठ रहा, तो यहां पे Q नहीं होगा और इस जगह पे Q नहीं होगा। इस वाली स्थिति में Q यहां पे नहीं होगा और Q इस जगह पे नहीं होगा। खैर चलो, इसको अभी ना बनाएं तो बेहतर है। इस लाइन को कहीं और आप यूज कर लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या कहा है उन्होंने, Q L का पड़ोसी नहीं है। Q और L पड़ोसी नहीं होंगे, वो हमें याद रखने के लिए हमने कहीं नोट कर लिया। L sit 4 to the left of N. N sit extreme end of the line. Both the immediate neighbor of L facing north direction. L के जो दोनों पड़ोसी हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में यहां पे ऐसे बनेंगे। इधर पे भी आपको L के दोनों पड़ोसी को नॉर्थ फेसिंग में बनाना पड़ेगा।
ऐसा कहा गया के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी और के बीच में 1 का गैप है, ये लाइन अब हम यूज करने वाले हैं। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ L, P किसका पड़ोसी नहीं है, L का पड़ोसी नहीं है। अब मैं आपको केस नंबर 1 में पहले तो P को एलिमिनेट करके दिखाता हूं कि P L का पड़ोसी नहीं है, तो ये जगह P के लिए खारिज हो गई। P को आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है, P को इस जगह पे रख सकते हैं, यहां पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि P को इस जगह रखेंगे तो 1 के गैप के बाद K होना चाहिए, पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि L है, दूसरे साइड में संभव ही नहीं है। तो P आपका इस जगह पे भी नहीं आने वाला, P के लिए ये जगह भी जिंदा है, ठीक है। इधर आ जाओ, P यदि आप यहां रखते हो तो 1 के गैप के बाद K को क्या यहां रख पाओगे, नहीं, तो P इस जगह से भी खारिज हो गया। P यहां पे रखो 1 के गैप के बाद, तो P के लिए अल्टीमेटली आपको एक ये जगह और एक ये जगह, 2 जगहें दिखती हैं और उसी हिसाब से K का भी ड्राइव होगा। तो P आपका यहां पे हो सकता है और P आपका इस जगह पे हो सकता है। P यदि यहां हुआ तो K यहां होगा और P यदि यहां हुआ तो K इस जगह पे होगा, पक्की बात है। सेम स्थिति आपकी यहां पे भी बनती है, यानी N से 1 के गैप पे यहां पे P आप नहीं रख पाओगे, P को आप इस जगह पे दोनों जगहों पे नहीं रख सकते हैं, ठीक है, L के पड़ोस में। तो ये जगह खारिज हो गई, ये खारिज हो गई, ये खारिज हो गई। यहां पे P रखा तो 1 के गैप पे K रखना संभव नहीं होगा, यहां नहीं रख सकते, तो P या तो यहां पे होगा। तो एक संभावना P के लिए यहां पे है आपकी, P रखो और 1 के गैप के बाद K यहां पे रखो, ये दोनों लिंक करते हुए ऐसे। यहां पे P आप रख सकते हो इस जगह पे 1 के गैप के बाद K, तो P को यहां पे प्लेस किया जा सकता है और 1 के गैप के बाद K यहां पे हो सकता है। हमने मार्किंग कर लिया, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ L, नीदर P नॉर J सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ना तो P एक्सट्रीम एंड पर है ना ही J। तो ये इस वाले केस में P एक्सट्रीम एंड से यहां से हट गया, P एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो P यहां से हटाओ, P यहां से हटेगा तो K यहां से हट जाएगा। अब P के लिए और सेम स्थिति यहां पे, P यहां से हटेगा तो K यहां से हट जाएगा, क्योंकि P और J एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो P के लिए अब संभावना आपके पास यहीं पे रह जाती है, P यहां पे रखिए और 1 के गैप के बाद K को आप इस जगह पे प्लेस करिए। इस वाली स्थिति में अगर देखें तो P को आप कहां पे रखेंगे, इस जगह पे प्लेस करेंगे, 1 के गैप के बाद K को यहां पे रखेंगे, क्योंकि वो P के लिए बोल दिया इन्होंने कि वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठेगा। P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ L, नीदर P नॉट J सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी यहां पर J को नहीं रखना है, पक्की बात, ये ध्यान रखना है हमें, J को इस छोर पे नहीं रखना है ना, ये दोनों जगहों पे J को हम नहीं प्लेस कर सकते। J फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू M, M का साउथ फेसिंग है, ये हमें पक्की बात पता है। M आप यहां पे रख सकते हो, इस जगह पे रख सकते हो, M आपका यहां पे भी हो सकता है। M साउथ फेसिंग में देखें तो यहां नहीं होगा, इन दोनों जगहों पे होगा नहीं, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, खैर चलो अभी वो यूज करने ले। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ J फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, J हमने अभी बनाया नहीं है तो उसके इमीडिएट नेबर्स नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेंगे, तो J के दोनों पड़ोसी नॉर्थ फेसिंग होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना। एक साथ नॉर्थ फेसिंग यहां पे बन सकता है J, इस जगह पे संभव नहीं है, इस जगह पे J को रख सकते हैं क्योंकि दोनों पड़ोसी नॉर्थ फेसिंग में आ जाएंगे। यहां J रख दें तो P नॉर्थ फेसिंग में आपका आ सकता है, और P इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर P नॉट J सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, J फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू M, और J का जो फेसिंग है ना M के ऑपोजिट में, M का साउथ है तो ये J का भी नॉर्थ हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि J और M का ऑपोजिट है। तो ये 3 नॉर्थ वाले एक साथ हमारे यहां पे बन सकते हैं और इस जगह पे भी पॉसिबल है, ऐसे ही दूसरे केस में भी बनेगा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ J फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, Q जो है O के लेफ्ट में सेकंड, यानी Q और O के बीच में 1 का गैप। अब 1 के गैप पे पूरे जगहों पे आपको खाली स्थान कहां दिखता है, इस जगह से दिख रहा है खाली स्थान, इस वाले केस में की बात करें तो यहां पे दिखेगा, और कहीं 1 के गैप पे अंतर पे आपको जगह नहीं दिख रही है। इस केस की बात करें तो 1 के गैप पे कहीं जगह नहीं, सिर्फ यहां पे दिख रहा है, इस जगह पे 1 के गैप पे स्थान दिख रहा है। और जैसा इन्होंने कहा ना Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, तो यहां इस स्थिति में O यहां होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड यहां पे Q होना चाहिए। यहां पे देखो O के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे Q, तो इस वाली स्थिति में तो दोनों जगहों पे Q ऑब्लिक O और O ऑब्लिक Q, ऐसा है ना, Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O, दोनों बन सकता है, क्योंकि O यहां रखो तो Q उसके लेफ्ट में आएगा, O यहां रखो तो Q यहां पे हो जाएगा, उसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे आ रहा होगा, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ M फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, M के जो दोनों पड़ोसी हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। अब हमारे लिए एक जो चैलेंज था कि J के दोनों पड़ोसी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, J अगर हमने यहां पे रख दिया
केस नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, जे को आप यहां प्लेस कर सकते या यहां प्लेस कर सकते, दो ही जगह आपके पास फिलहाल के लिए जे को लेकर है। यहां जे रखोगे तो दोनों पड़ोसी उसके नॉर्थ फेसिंग हो जाएंगे, वो तो बात ठीक है, के नॉर्थ, पी को भी नॉर्थ मान लिया जाएगा क्योंकि पी का अभी केस नंबर 1 में कहीं से डिसाइड नहीं है। पर ऐसे में एम को आप कहां लेके जाओगे, इस जगह पे लेके जाओगे। अन इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पे एम के दोनों पड़ोसी है क्यू और ओ आ रहे हैं, दोनों नॉर्थ देख रहे हैं, ऑपोजिट तो नहीं है, एक नॉर्थ एक साउथ होना चाहिए। तब आपने कहा कि ये दिक्कत आपके सामने अब पक्की बात आने वाली है, तो जे को फिर कहां लेके जाएं, इस जगह पे लेके जाएं, और जे खुद भी नॉर्थ फेसिंग है। अब एम को फिर ऐसी कंडीशन में यहां पे रखना पड़ेगा, और एम किधर फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, करेक्ट। एम के जो दोनों पड़ोसी है वो किधर फेस करें, इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एम का एक पड़ोसी नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा पड़ोसी साउथ देखेगा, यानी पी साउथ में देख रहा होगा, करेक्ट है। अब वापस चलो ऊपर। अच्छा, केस नंबर 2 में हम आ जाते हैं, केस नंबर 2 में चले आते हैं। तो जे को लेकर जो बात है, जे के दोनों पड़ोसी नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। जे आपका यहां पे तो रख नहीं पाएंगे क्योंकि एक नॉर्थ फेसिंग है एक साउथ फेसिंग है। जे को अब यहीं पे जगह बस जे के लिए है, और जे यहां रखोगे तो पी को आपको नॉर्थ मानना पड़ेगा, के को भी नॉर्थ, और जे स्वयं भी नॉर्थ फेसिंग ही है, ऐसा बताया गया था। एम बच रहे, एम आपका साउथ फेसिंग है, एम इधर आ जाएगा क्योंकि एम और जे का फेसिंग ऑपोजिट ऐसा कहा था, तो जे का कंफर्म हो गया था कि जे जो है वो नॉर्थ फेसिंग आएगा, एम साउथ फेसिंग है, तो यहां पे एम बन गया। अब हम ऊपर से चलते हैं, कुछ लाइनें देखते हैं, कहीं पे कुछ जो है वो एलिमिनेट, इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, के जो दोनों पड़ोसी है एक दूसरे के विपरीत, तो यहां पे साउथ है तो एल नॉर्थ हो जाएगा, है ना। तो इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पे के का पड़ोसी देखो एक जे है, नॉर्थ देख रहे हैं, तो एल को साउथ फेसिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर ऑफ के फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पे एक्सट्रीम एंड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने पहले ही सेट किया था उस तरीके से। ऑपोजिट डायरेक्शन, एम फेसेस साउथ डायरेक्शन, दोनों में ही बना है। क्यू डज नॉट सिट नियर टू एल, क्यू जो है वो एल के पड़ोस में नहीं है, इस वाले केस में क्यू एल के पड़ोस में आ रहा है। यहां पे इस केस में ओ और क्यू और ओ के लिए ये दोनों जगह बचती थी। हम यहां से क्यू चूंकि एल के पड़ोस में नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, फौरन से यहां से कहा कि चलो ठीक है क्यू हटा दो, यहां पे ओ हो जाएगा और इस जगह पे क्यू हो जाएगा। हमने ये जो डिसाइड किया हुआ था वो उस लाइन से जिसमें कहा गया था क्यू सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के बाएं पहला दूसरा क्यू यहां पे बनेगा, तो ये आपका पजल बन जाता है। और इससे आगे जो लाइन है वो भी चेक कर लेते हैं। क्यू डज नॉट नियर टू एल, क्यू एल के पड़ोस में नहीं है, एल सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ एन, एल एन के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे है, वो भी सही है। एन सिट एक्सट्रीम एंड, वो भी। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एल के दोनों पड़ोसी के और ओ नॉर्थ डायरेक्शन में। के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे के आ रहा है। पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, पी एल का पड़ोसी नहीं बन रहा है। नीदर पी नॉट जे सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, पी और जे एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। फिर जे फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू एम, जे एम साउथ में है तो जे नॉर्थ में आ रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जे फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, जे के दोनों पड़ोसी के और पी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे क्यू। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, एम का एक पड़ोसी साउथ में फेस कर रहा है और एक नॉर्थ में फेस कर रहा है, सब कुछ बन गया। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चन हमने होमवर्क के रूप में दिया था। हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के मध्य में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे एम और इस जगह पे एन, 1 2 3 4 5 लोग आ रहे हैं, तो 5 आंसर होना चाहिए, मोर देन 4, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, इफ ईच ऑफ द पर्सन मेड टू सिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन, हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू द ओरिजिनल। दाएं से बाएं अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज कर दो, तो जे से स्टार्ट करेंगे, जे यहां से जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। कोई मैच कर रहा है क्या? क्यू मैच कर गया, ओ मैच कर गया, एन नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, दो मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दो सवाल हमारे थे जो कि हमने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सीटेड एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड वाले क्यू और एन आ रहे हैं आपके, है ना, एक्सट्रीम एंड पे क्यू और एन आ रहे हैं, सी विकल्प यहाँ पे राइट आंसर, जिसका उत्तर जो है हमने छोड़ दिया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। अब चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, कह रहे देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, S is father of U, Q is the father of A, G is married to S, T is mother-in-law of G, M is the granddaughter of Q, T has only 2 child, Y is the son-in-law of Q, U and M are cousins. U और M क्या हैं? Cousins हैं, ठीक है।
आपके पास 30 सेकेंड है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 30 सेकेंड के बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड्स स्टार्ट हो गए आपके। देयर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली। बनाइए फटाफट। 8 जन हैं परिवार में। एस इज फादर ऑफ यू। एस किसका फादर है? यू का फादर है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? क्यू इज फादर ऑफ ए। क्यू किसका फादर है जी? ए का फादर है। क्यू इज फादर ऑफ ए, ठीक है। जी इज मैरिड टू एस। जी का विवाह किससे हुआ है? एस से हुआ है, तो जी फीमेल हो जाएगी। टी इज मदर इन लॉ ऑफ जी। जी की मदर इन लॉ कौन है? टी। तो जी के हस्बैंड की मदर हो जाएंगी टी, तो मदर इन लॉ बनेंगी। टी इज मदर इन लॉ ऑफ जी। एम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। एम किसकी ग्रैंड डॉटर है? क्यू की ग्रैंड डॉटर है, तो यहां पे कहीं एम को लेके आना रहेगा ऐसा। एम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। टी हैज ओनली 2 चाइल्ड, हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन। टी के 2 बच्चे, एक तो एस हो गया, एक और कोई रहेगा। वाई इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू। वाई किसका सन इन लॉ है? क्यू का सन इन लॉ। तो वाई के बेटे की पत्नी है ना, या बेटी का हस्बैंड, ऐसा हो सकता है। हालांकि ए यहां पे हमने कंसीडर कर लिया है उस तरीके से, ठीक है। वाई इज सन इन लॉ ऑफ क्यू। यू एंड एम आर कजिन। यू और एम क्या है? कजिन है, ठीक। यू और एम कजिन। अब ये पूरा सिस्टम हमें ले जाके वहां पे सेट करने की जरूरत है। तो एक तो यहां पे फीमेल है, इनका पेयर कंप्लीट हो सकता है क्यू से। टी के 2 बच्चे, एक एस है तो दूसरा बच्चा ए के रूप में हो सकता है, और वाई वहां पे उनके पति के रूप में हो सकता है, और ऐसे में उनका एक बच्चा एम हो सकता है। यू, एम और यू जो है वो कजिन हो जाएंगे, बिल्कुल सही जाएगा। यानी यहां पे हमने किसको? टी का विवाह क्यू से करा दे, ऐसा होगा, और फिर ए को इस जगह पे फीमेल के रूप में रख दे। ए का विवाह किससे हुआ है? वाई के साथ हुआ है, और फिर इनका बच्चा है एम, जो कि इस तरीके से आएगा। अब सारे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। 8 मेंबर्स इन अ फैमिली। एस इज द फादर ऑफ यू। एस किसका फादर है? यू का फादर है। क्यू इज द फादर ऑफ ए। क्यू फादर है ए का, ए के फादर है। क्यू इज द फादर ऑफ ए। क्यू इज द फादर ऑफ ए। हाँ, क्यू तो फादर है ना, मेल बनेगा, ठीक है। क्यू इज फादर ऑफ ए। जी इज मैरिड टू एस। जी का विवाह किससे हुआ है? एस के साथ हुआ है। टी इज मदर इन लॉ ऑफ जी। टी किसकी मदर इन लॉ? जी की, तो जी के हस्बैंड की मदर टी हो गई। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। क्यू की ग्रैंड डॉटर है एम, ठीक है। एम इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। टी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे, ए और एस, ठीक है। वाई इज सन इन लॉ ऑफ क्यू। क्यू का सन इन लॉ, क्यू की बेटी का पति जो है वो वाई है, ठीक। फिर यू एंड एम आर कजिन। यू और एम कजिन है, जिसमें यू का जेंडर आपका क्लियर नहीं होता है, ठीक है। अब पहला सवाल, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। एक तो आपका क्यू हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, और इस कंडीशन में यू का जेंडर क्लियर नहीं है, तो 3 तो ये पक्के हैं, 3 या 4 होंगे, फिर तो ऑप्शन आपका राइट आंसर बनना चाहिए इस वाले क्वेश्चन के लिए। वेरी गुड, ओके। यहां पे एम लिख लेना, है ना। हाउ इज यू रिलेटेड टू टी। यू जो है वो टी से कैसे संबंधित है, तो यू का तो जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा, तो सी एन डी फिफ्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। हु इज द वाइफ ऑफ वाई। वाई की वाइफ कौन है? ए दिख रहा होगा। वाई की वाइफ कौन है? ए। तो यहां पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए इज टू बी द ऑप्शन 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The weight of 6 person A, B, C, D, E, F is measured. All of them having different weights. G is lighter than only one person. E is heavier than B but lighter than F. A is the heavier than F. Person B is not the lightest one. The person which is the third lightest has a weight of 73 kg and the person which is the heaviest is having 96 kg, 96 kg weight. ठीक है, तो 1 मिनट हमारे ख्याल से पर्याप्त है। 1 मिनट का टाइम आपके पास है इसको बनाने के लिए। विद इन 1 मिनट आपने इसका आंसर करना है। तो पहले पजल से 5 क्वेश्चन हो गए, फिर हमने ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन करे हैं, 8 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। कोशिश रहेगी 35 लेके चले। चलो 1 मिनट का समय है आपके पास। 1 मिनट वैसे मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अधिक है, पर फिर भी मैं लगभग उतना समय आपका कंसीडर करके चल रहा हूं, ठीक। चलो भाई, the weight of 6 person A, B, C, D, E, F measured, all of them having different weight. D is lighter than only
1%। केवल एक व्यक्ति से हल्का, हमेशा ध्यान रहे लेफ्ट हैंड साइड को हैवी वैल्यू देते हैं, राइट हैंड साइड को कम वैल्यू वाले को रखते हैं। तो इधर बड़ा वैल्यू इधर छोटा वैल्यू, ऐसा कर गया। तो क्या कह रहा है, पहली वाली लाइन में कह रहा है कि डी इज लाइटर देन ओनली 1%, केवल एक व्यक्ति से हल्का है डी, यानी इससे हैवी एक ही व्यक्ति है। 6 जन है ना, तो 2 ये हो गए, बाकी पक्की बात लोग डी से हल्के होंगे, बाकी 4 लोग, ठीक। तो डी इज लाइटर देन ओनली 1%, ई इज हैवियर देन बी, ई किससे हैवी है, बी से हैवी है, बट लाइटर देन एफ, ई किससे हल्का है, एफ से हल्का है। ए इज हैवियर देन एफ, एफ से हैवी कौन है, ए है। और फिर कहा गया बी इज नॉट द लाइटेस्ट वन, बी को आप यहां पे, ये सीक्वेंस आपका 4 का बनता है, जिसमें से 4 ये स्थान खाली है और ये यहां से 4 भर सकते हो, डी को छोड़ दे तो 4 स्थान, पर बी को आप आखिर में नहीं ले जा सकते, यानी बी को आप यहीं से स्टार्ट करोगे, बी के आगे आपको 3 चाहिए, ई और एफ उसके आगे ए के लिए जगह, तो ये आपका सीक्वेंस बनता है। एंड फाइनली एक बचता है, तो ए बी सी बच रहे, सी आपका यहां पे हो जाएगा, यहां पे डी हो जाएगा, करेक्ट है। फिर द पर्सन विच वन इज द थर्ड लाइटेस्ट हैज द वेट ऑफ, तो लाइटेस्ट ये है, थर्ड लाइटेस्ट, इसका वेट है 73 kg, एंड द पर्सन विच इज द हैवीएस्ट इज 96, यानी ए का 96 हो जाएगा। नाउ लेट्स हैव द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट वन, इनमें से सबसे ज्यादा वजन किसका है, तो हैवीएस्ट कौन आ रहा है, ए है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन 1 होना चाहिए, ए इज द करेक्ट वन। फिर कह रहा है हु इज द सेकेंड लाइटेस्ट, दूसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, लाइटेस्ट आपका सी होगा, सेकेंड लाइटेस्ट क्लियरली बी होगा, राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन 4, इट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट कुड बी द वेट ऑफ डी, डी का वेट क्या हो सकता है, तो डी का वेट 73 से ज्यादा, 96 से कम, 73 से ज्यादा और 73 होगा नहीं, 96 से कम ये भी नहीं होगा, तो 73 से ज्यादा, 96 से कम, 85 आ रहा है, राइट आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंपल सा ये भी है, ये भी बन जाएगा। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 28462742 हैव द एज मेनी नंबर्स बिटवीन देम, पेयर काउंटिंग से रिलेटेड, एक तो वर्ड वाले पेयर काउंटिंग आते हैं, ठीक है, और एक ऐसे वाले भी आते हैं। तो हमने पिछले कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन। चलो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, आप लोग आंसर करते रहना। 2 से कैसे गिनोगे, 2 से गिनो, आगे और पीछे बताया नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बताया, ठीक है, तो दोनों चल रहा है। 2 से 3 4, तो 2 से 4 एक पेयर हो गया, 5 6 7, 2 से 7 एक हो गया। अब 2 से 4 2 से 7 है, तो 4 और 7 भी बनाएंगे, पक्की बात है। 8 9 नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ 8 से देखो 9 10, आगे जाने की जरूरत नहीं, पीछे भी नहीं, क्योंकि 8 के बाद डबल डिजिट का शुरू हो जाएगा, सबको एक ही अंक मानना है, यूनिट डिजिट। 4 से देखो फॉरवर्ड हो गया चेक, अगर 2 से चेक हो गया, 2 4 का पेयर है, तो 4 से भी आगे चेक हो गया, पीछे देख लो, 4 5 6 नहीं मिलेगा, 6 से 7 8 9 आगे मिलेगा नहीं, इधर भी 6 7 8, तो 6 से 8 एक तो ये आपका मिल रहा है। फिर देखो 2 से 3 4, 2 से 4 एक आपको यहां पे मिल रहा है, और यहां 5 नहीं मिलेगा, 2 3 4, यहां पे भी 2 से 4 एक आपको मिल रहा है, 5 6 कोई मतलब नहीं है। फिर 7 से देखो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 2 से 7 का पेयर बन रहा है, 2 से चेक कर लिया, तो 7 से आगे नहीं, 7 से पीछे देखो 8, और आगे जाएंगे नहीं क्योंकि सारे नंबर छोटे हैं। फिर उसके बाद ठीक है, 4 से देखो 5, इधर चलते 5 6 7 8 9 10 नहीं मिलेगा, 2 से 3 4 5 6, तो 2 से 6 एक मिल गया आपको। अब 6 से 8 भी है, तो पक्का 2 से 8 भी एक पेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, इतना मिल गया। कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 1 2 3 और 4, 8 हो गए, मोर देन 7 आ रहा है ना। 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर, होपफुली आपने यही आंसर मार्क किया होगा। अब देखो ये वो प्रश्न होते हैं जो समय बहुत खा जाते हैं कई बार, तो अगर इन प्रश्नों में आपको 1 मिनट या 30 सेकंड से ज्यादा लगने लगे तो समझो नुकसानदेह है, फिर वो फायदेमंद कम, नुकसानदेह ज्यादा है। चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं स्लॉग से रिलेटेड। पहला सवाल आपके सामने है, ओनली अ फ्यू एप्पल आर गुड। आजकल ओनली का बड़ा ट्रेंड है, तो ओनली के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो बनाते हैं, ओनली फ्यू एप्पल्स आर गुड, कुछ एप्पल क्या है बच्चे, गुड है। आप लोग बनाते रहो, हमसे पहले आंसर कर देना, ठीक है। सम एप्पल्स आर नॉट रोटेन, कुछ एप्पल जो है वो कुचले हुए नहीं है, खराब नहीं है, ऐसा। सम रोटेन बीइंग गुड इज अ पॉसिबिलिटी, रोटेन यहाँ गुड, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं। जब किसी दो के मध्य कुछ ना बताया गया हो, पॉसिबिलिटी लिखी हो, तो सही मार्क किया जाता है।
कैसी भी, सम की, ऑल की, नो की, सम नॉट की। सम एप्पल आर नॉट गुड, कुछ एप्पल गुड नहीं है। एप्पल और गुड के बीच में पॉजिटिव बोला गया, ये कंक्लूजन नेगेटिव है, गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट राइट आंसर बनना चाहिए। अगला सवाल ये रहा, ओनली पोटैटो इज टोमेटो। जब ओनली लिखा जाए बच्चे तो रिवर्स ऑर्डर में एक तो ऑल होता है, तो पूरा टोमेटो किसके अंदर बनाना होगा, पोटैटो के अंदर। सम पंपकिन आर पोटैटो, कुछ पंपकिन क्या है, पोटैटो है। आप ध्यान रखें, टोमेटो और पंपकिन का नेगेटिव रिलेशन होगा, पक्की बात है, क्योंकि कहा गया ओनली पोटैटो इज टोमेटो, केवल पोटैटो टोमेटो होगा। तो एक तो हो गया कि रिवर्स ऑर्डर में ऑल बना दो, ऑल टोमेटो आर पोटैटो। दूसरी बात यह है कि टोमेटो के साथ पोटैटो को छोड़कर किसी और का रिलेशन नहीं बनेगा, जो कि ओनली शब्द सजेस्ट करता है, ठीक है। अब पहले कंक्लूजन पे आते हैं। सम टोमेटो बीइंग पंपकिन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टोमेटो के पंपकिन कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओनली लिखा होता है, ओनली पोटैटो इज टोमेटो, केवल पोटैटो टोमेटो है, तो ये नहीं हो सकता। सम पंपकिन बीइंग पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पंपकिन के पोटैटो होने की संभावना है, तो पंपकिन का कुछ हिस्सा पोटैटो पहले से ही है, देखो सम पंपकिन आर पोटैटो। अगर कोई चीज 100% करेक्ट हो उसे हम पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब आप संभावना कहते हो तब आप डाउटफुल बनाते हो, यानी आप डाउटफुल सिचुएशन कहते हो। यहां तो कंफर्म है भाई कि पंपकिन का कुछ हिस्सा पोटैटो है, तो ये गलत हो गया, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड होना चाहिए, डी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। अगले पे आ जाओ, ऑल होमोसेपियंस आर ब्रेवल, सारे होमोसेपियंस क्या है, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है ना, पर कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं, हर बार सिलॉक्स अलग ही होगा। ऑल होमोसेपियंस आर ब्रेवल, ओनली फ्यू होमोसेपियंस आर क्रेजी, कुछ होमोसेपियंस क्या है, क्रेजी है, तो होमोसेपियंस का कुछ हिस्सा क्रेजी के लिए नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, पहला कंक्लूजन। सम होमोसेपियंस आर नॉट क्रेजी, कुछ होमोसेपियंस क्रेजी नहीं है, तो पक्की बात है होमोसेपियंस का कुछ हिस्सा क्रेजी के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या बोला गया था, ओनली अ फ्यू होमोसेपियंस आर क्रेजी, तो ओनली अ फ्यू का मतलब सम नॉट होता ही है, तो सम नॉट तो बनेगा ही। ऑल ब्रेवल बीइंग क्रेजी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ब्रेवल के क्रेजी होने की संभावना है। क्या पूरे ब्रेवल को क्रेजी के अंदर लेके जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ब्रेवल ले जाओगे तो ये होमोसेपियंस भी जाएगा, और होमोसेपियंस का ये हिस्सा नेगेटिव है क्रेजी के लिए, ये नहीं जा पाएगा, यानी ब्रेवल का जो हिस्सा ये वाला है ना होमोसेपियंस के अंदर, ये क्रेजी के साथ पॉजिटिव नहीं बना भाई, इतना छोड़ के बाकी सब बनेगा। तो अगर एक बिंदु भी छूट रहा है तो इसका मतलब ऑल बनना संभव नहीं है, गलत हो गया, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सम प्रिपरेशन आर नॉट गुड, कुछ प्रिपरेशन क्या है, गुड नहीं है, कुछ प्रिपरेशन गुड नहीं है। ओनली फ्यू गुड आर वाइज, केवल कुछ गुड वाइज है, तो गुड की तरफ से आपको नेगेटिव भी बनाना होगा वाइज के लिए, थोड़ा पॉजिटिव तो बना ही रहे। नो वाइज इज प्रिपरेशन, कोई भी वाइज क्या नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम गुड आर नॉट वाइज इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गुड के वाइज नहीं होने की, भाई अगर ओनली फ्यू गुड इज वाइज लिखा गया जैसे यहां पे है, तो सम नॉट तो डिफॉल्ट है। अब कोई चीज डिफॉल्ट यानी 100% करेक्ट, तो उसे पॉसिबिलिटी क्यों लिखेंगे, आपने कहा गलत हो गया। नो प्रिपरेशन इज वाइज, प्रिपरेशन और वाइज के बीच में नो का रिलेशन कहां है, गलत हो गया। सम प्रिपरेशन आर गुड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्रिपरेशन के, अच्छा ये पहला क्या था, प्रिपरेशन, और एक मिनट थोड़ा एरर है यहां पे, ऐसे बनना चाहिए, नो प्रिपरेशन इज वाइज, दो बार लिखा हुआ है, नो वाइज इज प्रिपरेशन ऐसा बोलेंगे। आप पहले फिर से देखो, सम गुड आर नॉट वाइज, कुछ गुड वाइज नहीं है तो कंफर्म है, तो उसका पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। नो प्रिपरेशन इज वाइज, कोई भी प्रिपरेशन वाइज नहीं है, बिल्कुल सही है यार, ये तो सेकंड वाला सही हो जाएगा, नो वाइज इज प्रिपरेशन है ना, तो नो प्रिपरेशन इज वाइज सही हो गया। सम प्रिपरेशन आर गुड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ प्रिपरेशन के गुड होने की संभावना, बिल्कुल हो जाएगा, प्रिपरेशन का इतना ही हिस्सा गुड के लिए नेगेटिव है ना, बाकी तो फ्री है, तो ये संभव है, तो सेकेंड और थर्ड आपका सही हो जाएंगे। बोथ द कंक्लूजन 2 और 3, ऑप्शन डी आपने यदि मार्क किया है तो बिल्कुल सही मार्क किया है। चलो अगला और लास्ट सवाल जो आपका सिलॉक्स से रिलेटेड है। फ्यू होल्डर्स आर शेयर, फ्यू लिखा हो तो सम ही होता है, फ्यू, मोस्ट, सम, एटमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऐसे एटलीस्ट, ऐसा सब लिखा हो सम को व्यक्त करता है। तो फ्यू होल्डर्स आर शेयर्स, ओनली फ्यू अकाउंट्स आर बैंक, फिर नो बैंक इज शेयर, कोई भी बैंक शेयर नहीं है। ओनली फ्यू अकाउंट्स आर बैंक, केवल कुछ अकाउंट बैंक है, तो अकाउंट की तरफ से ही नेगेटिव बनाना बैंक के लिए। पहला, ऑल शेयर कैन बी होल्डर, सारा शेयर होल्डर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट, पूरे शेयर को होल्डर के अंदर रख सकते हो। सम बैंक इज नॉट शेयर, कुछ बैंक शेयर नहीं है,
तो भाई जब अगर बैंक और शेयर के बीच में नो का रिलेशन है, ऑल शेयर कैन बी होल्डर, ये तो ठीक है, सम का रिलेशन ऑल बनेगा। सम बैंक इज नॉट शेयर, कुछ बैंक शेयर नहीं है, नो का रिलेशन है। जहां नो होता है वहां सम नॉट हमेशा सही होता है। जैसे जहां ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी बोले तो हमेशा सही होगा, नो ए आर बी है तो सम ए आर नॉट भी हमेशा सही होगा। जहां सम नो है वहां सम नॉट सही जाएगा। सम अकाउंट आर नॉट बैंक, कुछ अकाउंट बैंक, अब अकाउंट के बैंक के नेगेटिव होने की संभावना, नॉट बैंक इज अ पॉसिबिलिटी। वैसे आप बोलोगे अकाउंट का कुछ हिस्सा तो कंफर्म रूप से बैंक के लिए नेगेटिव है, यानी सम अकाउंट इज नॉट बैंक, क्योंकि ओनली फ्यू अकाउंट इज बैंक बोला गया था। तो सम नॉट अगर 100% करेक्ट है तो उसकी पॉसिबिलिटी को हमें गलत ही मार्क करना होगा ना, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। तो ये हो गए आपके 5 सवाल और, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम इनइक्वालिटी के देखेंगे। चलो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, अब तक आंसर आ जाना चाहिए, यानी ठीक है, मतलब थोड़ा समय आपको लेना ही चाहिए, 5-7 सेकंड 10 सेकंड के अंदर। आर और डी का कंपैरिजन है, तो आर से डी का कंपैरिजन, हम आर से जाएंगे के, आर लेस देन के, और क्या के लेस इक्वल डी, तो आर लेस देन डी बनेगा, पहला वाला सही हो गया। एच के का कंपैरिजन उल्टा, देखो यहाँ पे उल्टे साइन एच और के बीच में, यहां से हमें उल्टा साइन हो तो कंक्लूजन गलत, 3 संभावनाएं बनती है बड़े छोटे बराबर की। डी और पी, तो डी से के से पी, डी लेस इक्वल के लेस देन पी, यानी डी लेस देन पी आना चाहिए। यहां तो भैया डी को बड़ा बता रहे पी से, सॉरी डी ग्रेटर इक्वल्स टू के, ओके, के ग्रेटर देन पी, तो यानी डी ग्रेटर पी आएगा, सही है। पहला और तीसरा सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 and 3 is 2, ऑप्शन ई, जितने लोग ई विकल्प को आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स और वी का कंपैरिजन है, यू और डब्ल्यू का कंपैरिजन है, फटाफट देखो, 10 सेकंड के भीतर आपका आंसर बन जाना चाहिए, ठीक है। एक्स और वी का कंपैरिजन, तो एक्स से डब्ल्यू या फिर एक्स से हम जाएं वी पे, यहीं डायरेक्टली दिख रहा है। इक्वल का मतलब तो इक्वल ही है, वाई की जगह वी मान लो, एक्स ग्रेटर इक्वल वी आएगा, यहां केवल ग्रेटर लिखा हुआ गलत है, इक्वल क्यों गायब है, बराबर भी तो हो सकता है। यू और डब्ल्यू, तो यू से वी और वी से डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू का देखोगे तो वी लेस देन डब्ल्यू आएगा, देखो सारे सिंबल एक ही तरफ है, इधर ही, इधर, और यहां पे एक इक्वल का गिनने की जरूरत नहीं है, वी डब्ल्यू ग्रेटर वी है और वी ग्रेटर यू है, यानी डब्ल्यू ग्रेटर यू आएगा, दूसरा सही हो गया। राइट आंसर ओनली सेकंड, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला देखो, एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और एम का कंपैरिजन है, तो पी और एम तो सामने से कंपैरिजन में आ रहे हैं, उल्टा साइन हो गया इनके मध्य में, अकेला कंक्लूजन गलत हो गया, बराबर है। फिर देखो एक्स और जे का कंपैरिजन, एक्स से जे, एक्स से पी, पी से जे जाओ, तो एक्स ग्रेटर पी, पी लेस देन जे, यानी उल्टा हो गया, ग्रेटर और लेस, दूसरा वाला गलत हो गया ना, तो पी ग्रेटर एम दोनों गलत हो गए, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आते हैं, तो हमने ये कितने कर लिए, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 5 सवाल के लिए, ट्वेंटी क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। चलो अगला, 13 person are sitting in a straight row facing north direction. Z is sitting between both the end. Z is sitting between both the ends. K and P are immediate neighbors of each other. F is an immediate neighbor of L and A. More than 3 person are sitting between F and J. G sits immediate right of that person who is sitting extreme end of the row. B sits third to the right of G. G is immediate neighbor of U and T. J sit immediate right of Q. T is not sitting extreme end of the row. ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया सवाल है, ठीक है, रो की सिटिंग का क्वेश्चन है। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का टाइम है मान लो, ठीक। आप आगे आगे बनाना स्टार्ट करो, पीछे से मैं बनाते हुए आऊंगा, क्योंकि हमें जो है वो क्वेश्चंस जो हमने आपको लिखे हैं वो हमें पूरे करने हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए, तो थोड़ा समय तो मैं आपको दूंगा बनाने के। क्या कह रहे हैं, 13 person are sitting in a straight row facing towards a north direction। 13 जन है भाई,
नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो हम पॉसिबिलिटीज का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। Z इज सिटिंग बिटवीन बोथ द एंड्स, ठीक है, यानी Z बिल्कुल मिड में आएगा। K एंड P आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड A, F L और A का पड़ोसी है। मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन F एंड J, ठीक है, 3 से ज्यादा F और J के बीच में। G सिट इमीडिएट राइट ऑफ दैट पर्सन हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। G सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ दैट पर्सन हु सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी पक्का बाएं एंड की बात कर रहा है। एंड B सिट्स थर्ड टू द राइट, बिल्कुल सही है, यहीं से स्टार्ट करो। तो G इस बाएं एंड से दूसरे नंबर पे G है ना। अब अगर 13 लोग हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 जन का हिसाब बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे भी एक और पॉसिबिलिटी हम लेके चलेंगे जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, हमने सीक्वेंस वो बना लिया। फिर G सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन हु सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, B सिटिंग थर्ड राइट ऑफ G, G के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे कौन होना चाहिए, B होना चाहिए। 1 2 3, अभी पॉसिबिलिटी के लिए हमने ये बना के रखा है। ओके, G इज इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड T, G किसका पड़ोसी है, U और T का, तो यहां लिख सकते U ऑब्लिक T और यहां लिख सकते हो T ऑब्लिक U, यहां पे भी ऐसे लिख लो। मैं 2 जगह बना के चल रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ सकती है, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो G इज इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड T, J से इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के तुरंत राइट में कौन है, J है, एक साथ आएंगे। T इज नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, T पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठ रहा है, तो भैया T अगर यहां नहीं बैठ रहा तो यहां U बैठेगा और यहां T बैठेगा, यहां पे भी U बैठेगा और T यहां पे बैठेगा, ठीक है। अंतिम छोर पर T को नहीं रखना है, ठीक। T इज नॉट सिटिंग एक्सट्रीम, K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, K किसका पड़ोसी नहीं है, Q का पड़ोसी नहीं है, यहां पे K के पड़ोस में Q को नहीं रखना है। Y एंड L आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, Y और L एक दूसरे के पड़ोसी हैं, Y एंड L आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 2 लोग हैं, B यहाँ पे 1 2 के गैप के बाद F आप यहां बनाओगे, इसमें भी 1 2 के गैप के बाद F बनाओगे, दूसरी तरफ कोई चांस ही आपके पास नहीं है। अब ऊपर चलते हैं। F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L एंड A, F किसका पड़ोसी है, L और A का, L ऑब्लिक A लिखेंगे और यहाँ A ऑब्लिक L लिखेंगे। सेम हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं L ऑब्लिक A और A ऑब्लिक L, है ना, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको देख लेंगे। फिर मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए, कम से कम 4 जन होने चाहिए। F से देखो इस जगह पे F बना हुआ है, 1 2 3 4 का गैप करके J यहाँ पे बन पाएगा नहीं, 1 2 3 4 का गैप करके J जान, यानी F और J का अगर बोला गया तो J एक्सट्रीम एंड पे ही बनेगा, इसी तरफ जाएगा। तो F और J के बीच में कम से कम 3 से ज्यादा यानी 4, 1 2 3 4 ही जन बन पाएंगे, J इस जगह पे चला जाएगा। J सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ Q, J किसके राइट में है, Q के राइट में, तुरंत राइट में है, तो Q पक्का हो गया, इसी जगह पे बनेगा। हम दोनों जगहों पे हालांकि पॉसिबिलिटी लेने का कोई मतलब नहीं है, हम एक ही जैसा दोनों जगहों पे बना रहे, ठीक है। तो J सिट इमीडिएट राइट ऑफ Q, चलो ऊपर चलो, G सिट इमीडिएट राइट ऑफ पर्सन हु सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है। F और J वाले बना लिया, मोर देन 3 पर्सन, ठीक है, ये बना लिया। B सिट थर्ड टू द राइट ऑफ G, G इज इमीडिएट नेबर ऑफ U, ठीक है, एंड T, G किसका पड़ोसी है, U और T का पड़ोसी है। J सिट इमीडिएट राइट ऑफ Q, J Q के राइट में, तुरंत राइट में। T इज नॉट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, T पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, वो भी हमने बनाया। K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, K Q का पड़ोसी नहीं है, भाई K को आप यहां नहीं रख सकते, इस जगह पे K को हटा देना है, यहाँ पे भी K को हम इस जगह पे नहीं रख सकते। K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, Y एंड L आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अब देखो Y और L दो व्यक्ति हैं, दो के लिए एक साथ जगह आपके पास कहां खाली दिख रही है पूरे सीक्वेंस में, आप बोलेंगे सर Y और L के लिए यहीं पे जगह मिलती है, तो अगर L यहां पे है तो इसके बगल में Y यहां पे होगा, L यहां पे तो Y यहां पे होगा, यानी ये डिपेंड करता है Y की स्थिति या तो यहां होगी या फिर इस जगह पे होगी, ठीक है। और K जो है इस जगह पे बैठेगा नहीं, तो K को आप उस कंडीशन में यहां पे बैठा सकते, चलो ठीक है। Y एंड L आर इमीडिएट नेबर, 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में कितने लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं, वो बना लिया। कोई लाइन मिस हो रही है क्या? Z इज सिटिंग बोथ द एंड्स, देखो 2 लाइनें मिस हो रही थी, ये देखो ये लाइन मिस कर रहे थे हम लोग, एक ये और एक ये, बस ये पढ़ लोगे बस बन जाएगा।
Z बिल्कुल मध्य में है, तो 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पे Z आना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पे Z आना चाहिए। कहीं कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है। एक और बार देख लेते, लास्ट टाइम अटेम्प्ट कर देते, तो ये तो लोचे वाली बात है। Z is sitting both the ends, between the both the ends। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, Z बिल्कुल मध्य में, 1 2 3 4 5 6 7, यहां Z होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, पहले ही Z बना के रखते हैं, चलो ठीक है, मिड में। और K and P are immediate neighbor of each other, F is immediate neighbor of L and A, more than 3 person are sitting between F and J। ठीक, छोड़ो अभी। G sit immediate right of that person who is sitting extreme end of the row। ठीक है, एक्सट्रीम G उसके राइट में, तो यहां पे G होगा, यहां वाले के तुरंत राइट G तो बनने वाला नहीं है, तो G आपका यहां हो जाएगा। कहीं कुछ हमने छोड़ा तो नहीं है। G sit immediate right of that person who sit extreme end of the row, B sit third to the right of G, G के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे B होना चाहिए। ठीक, तो B sits third to the right of G, G is immediate neighbor of U and T, और T extreme end पर होगा नहीं, तो U यहां पे और T इस जगह पे। ठीक है, T, G is immediate neighbor of U and T, J sit immediate right of Q, T is not sitting extreme end, K is not immediate neighbor of Q, Y and L are immediate neighbor of each other, Y और L एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 2 person sitting between F and B, B यहां पे है, 1 2 का गैप करके F आप यहां बनाओगे। ठीक है, और F is an immediate neighbor of L and A। चलो यहां पे केवल L करो, F किसका पड़ोसी है, L का पड़ोसी होना चाहिए। L आप इस जगह पे रखोगे, है ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई आपके पास। ठीक, तो F एंड J की जगह पे F इज इमीडिएट नेबर ऑफ L रखो, और फिर L बनाया तो L से रिलेटेड एक लाइन थी पीछे, Y एंड L आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। L के पड़ोस में कौन है, Y है, Y यहां पे रखोगे। 2 person सिटिंग बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 2 लोग बैठे हुए। ठीक है, T इज नॉट सिटिंग, K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, K Q का पड़ोसी नहीं। अब ऊपर चलते हैं। मोर देन 3 person आर सिटिंग बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में 3 से ज्यादा, 4 लोग, 1 2 3 4, इधर ही जा पाएगा कम से कम 4 लोग, 1 2 3 4, J यहां पे होगा, और J के बारे में बोला गया J इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q यहां पे हो जाएगा। और देखो L और A का पड़ोसी F है, मोर देन 3 person आर सिटिंग बिटवीन F एंड J, अच्छा L का पड़ोसी माना केवल, F और J के बीच में 3 से ज्यादा, वो भी बना। G सिट इमीडिएट, ठीक है वो बना। B सिट राइट ऑफ G, G इज इमीडिएट नेबर ऑफ U एंड T, G किसका पड़ोसी, U एंड T का। J सिट इमीडिएट राइट ऑफ Q, J Q के तुरंत राइट में है। T इज नॉट सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक। K इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, K आपका यहां पे नहीं बनेगा, K इस जगह पे नहीं रख सकते, तो K को आप यहां पे रखोगे या इस जगह पे रखोगे, 2 जगह हैं। फिर Y and L आर इमीडिएट नेबर्स, तो Y और L इमीडिएट नेबर बने हुए हैं। 2 person सिट बिटवीन F एंड B, F और B के बीच में 2 लोग हैं। बिल्कुल सही जा रहा है भाई, है ना। A, F इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ L केवल बनाया हमने, A F का पड़ोसी A तो होना संभव ही नहीं है, क्योंकि Z आएगा, पक्की बात है उस जगह पे। ठीक, अब कौन कौन बच रहा है, A बच रहा है एंड K हो गया, K पड़ोस में नहीं है। Q बच रहा है, Q हो गया।
के या तो यहां होगा या फिर इस जगह पे होगा, दोनों जगहों में से। और एक व्यक्ति बच रहा है ए का तो पक्का है कि इस जगह पे होगा, क्योंकि ए या तो यहां पे होगा या यहां होगा या यहां पे होगा। ए के लिए 3 जगहें बचती हैं, करेक्ट। और कुछ कर नहीं सकते ना। Z इज सिटिंग बिटवीन बोथ द एंड्स, K एंड P आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। K और P एक दूसरे के पड़ोसी है भाई, K के पड़ोस में P है, तो अब वो दिक्कत हो जाएगी, K के पड़ोस में P नहीं बना पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, 1-2 करेक्शन लगा दें तो बात बन जाएगी, ठीक। K एंड P आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, K जहां पे भी जाएगा उसके पड़ोस में P आना जरूरी है। K और P की जगह पे K एंड Z आर इमीडिएट नेबर बोल दो, K एंड Z आर इमीडिएट नेबर्स। तो K और Z आ जाएंगे तो K को यहां बना देंगे और P और A के बीच में कंफ्यूजन रहेगा, है ना। अब P और A, P ऑब्लिक A और A ऑब्लिक P, बस 2 करेक्शन लगा लीजिएगा। K एंड Z आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ये लिख देना, नहीं तो ये पजल गलत हो जाएगी, ठीक है। चलो, हु सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के बाईं तरफ चौथे स्थान पे कौन है, तो एक इधर से तो ए के बाईं तरफ चौथा कोई नहीं मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 Z मिलेगा, तो Z ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 5th ऑप्शन बनना चाहिए। हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल, एल के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन होगा, एल के राइट में थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू आएगा। हमारा ऑप्शन कहाँ है, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इस पजल में हमने कुछ करेक्शन लगाए हैं, चूंकि पजल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उस करेक्शन को आप सेट करके फिर पजल को वापस जरूर सॉल्व करिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन यहां से हो गए, ठीक है। चलो अगले कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। T इज द ओनली ब्रदर ऑफ Y, L is married to R, P is the father of R, N is mother of R, N is the daughter of Z, Z is the mother of Q, Q is the brother of F, L has only 2 sons, R is the mother of T, F is the daughter of B, V, ठीक है। फटाफट बनाएंगे, बन जाएगा, आराम से बनेगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 30 सेकेंड चाहिए इसको बनाने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड बस, ठीक। ये आज का लास्ट सेट है। चलो, T इज ओनली ब्रदर ऑफ Y, T किसका बेटा, इकलौता बेटा, सॉरी इकलौता भाई है किसका, Y का, सॉरी। T इज ओनली ब्रदर ऑफ Y, T इकलौता भाई है किसका, Y का। फिर L इज मैरिड टू R, P इज फादर ऑफ R, P किसके फादर हैं, R के। L इज मैरिड टू R, L और R का विवाह हुआ है, P इज द फादर ऑफ R। N इज मदर ऑफ R, N R की मदर है, तो यानी P और N का विवाह हुआ है, जिसमें N फीमेल हो जाएंगे। N इज द डॉटर ऑफ Z, N किसकी डॉटर है, Z की डॉटर है। Z इज द मदर ऑफ Q, Z किसकी मदर है, Q की मदर है, तो Z फीमेल हो गई, यानी Z का एक और बच्चा है Q, ठीक। तो Z इज मदर ऑफ Q, Q इज द ब्रदर ऑफ F, Q किसका भाई है, F का, तो Q मेल हो गया, और इसका मतलब Z का और एक और बच्चा है F, ठीक है। L हैज ओनली 2 sons, L के केवल 2 बच्चे हैं, L के केवल 2 बच्चे हैं, ठीक। L हैज ओनली 2 sons, तो दोनों ही यहाँ पे पुरुष के रूप में मेंशन करेंगे। फिर देखो, R इज मदर ऑफ T, R किसकी मदर है, T की मदर है, तो T की मदर है R, फीमेल के रूप में। इसका मतलब यहाँ पे R जो है वो यहाँ पे हो गया और T यहाँ पे हो जाएगा, और पक्का दूसरा व्यक्ति Y यहाँ पे आएगा। R और L के 2 बच्चे, एक T और Y हो जाएंगे, L जिसमें मेल हो जाएगा, ठीक। R इज मदर ऑफ T, F इज द डॉटर ऑफ V, F किसकी डॉटर है, V की डॉटर, यानी पक्का F के पेरेंट एक Z है, तो V यहाँ पे V पुरुष के रूप में हो जाएगा, और F डॉटर है, F फीमेल हो जाएगा। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। पहला सवाल देखते हैं, हाउ N रिलेटेड टू T, N T का क्या लग रहा है, तो N जो है T का, T की मदर है, यानी ग्रैंड मदर होगा। राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ Y रिलेटेड टू P, Y P से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां देखिए Y जो है वो P से कैसे संबंधित, तो P की बेटी का बेटा, तो क्या होगा, ग्रैंडसन होगा, क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर बनेगा। हाउ R रिलेटेड टू Q, R Q से कैसे संबंधित है,
हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू, तो क्यू के की बहन का बेटा है, की बेटी है, सॉरी बहन की बेटी, तो नीस हो जाएगी ना। तो ऐसे में हमें क्या आंसर मार्क करना होगा, नीस। ओके चलो, ये एक सवाल है, 7% लोग हैं, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बनाना है और ये स्वयं से बनाना है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है आज का। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। सर्कुलर टेबल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, HW1, ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। इन्हीं दो के केवल आंसर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बाद में स्ट्रीम होने के बाद वीडियो, तो मैं समझ जाऊंगा आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया। कुछ क्वेश्चन हमारे CD से रिलेटेड थे, पर वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि जो समय है उतना निकल गया, हमने बहुत सारे सवाल 35 से कहीं ज्यादा क्वेश्चंस रखे थे, ठीक है। एक पजल जैसे ये आपके सामने है, फ्लोर वाली पजल है, इसको भी रख सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, बढ़िया सवाल है ये भी, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी अपने पास रख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेके देखो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जितने जहां से मिल जाए, कहीं पे भी दिखे तुरंत दौड़ के उसको सॉल्व करिए, मतलब उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन चलो पजल है छोड़ो रहने दो, नॉर्मल ब्लड रिलेशन, सिलॉक्स इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व करते हैं, और इनके क्वेश्चन छोड़ते क्यों, नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा जब भी आपको पजल और सिटिंग मिले दौड़ के सॉल्व करिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसाइड करेगा वो वही करेगा, बार बार मैं बोलता हूँ। एंड दैट्स इट फॉर द डे, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और गांधी जी की जयंती पे आप सभी लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और उनसे प्रार्थना करिए, उनकी दिवंगत आत्मा से प्रार्थना करिए कि आपको भी जो है वही डेडिकेशन जो उनके अंदर था वही आपके अंदर भी आ जाए, ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.